नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ समाचार लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अब तक की हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चोल साम्राज्य को बताया भारत का स्वर्णिम युग। कहा, चोल साम्राज्य ने भारत को लोकतंत्र की जननी कहने की परंपरा को बढ़ाया आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में 21वीं सदी को बताया भारत के लिए विज्ञान की सदी। कहा, अंतरिक्ष विज्ञान और खेल के क्षेत्र में मिल रही उपलब्धियां देश के लिए गौरव की बात। कल से लोकसभा और राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर होगी चर्चा। सरकार ने विपक्ष के रवैये पर उठाए सवाल। कहा, हम हर विषय पर चर्चा के लिए तैयार। विपक्ष बेवजह कर रहा है हंगामा। बस्तर में 2 महिला नक्सलियों सहित कुल 4 वर्दीधारी नक्सलियों के शव बरामद। मुठभेड़ स्थल से कई हथियार भी बरामद। सुरक्षा बल नक्सलियों के खात्मे के अभियान पर। और हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में पैदल मार्ग पर मची भगदड़। 6 लोगों की मौत। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने जताया दुख। मुख्यमंत्री धामी ने की मुआवजे की घोषणा। आइए सभी समाचार को विस्तार से जानते हैं। धर्मांतरण मामले में यूपी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने कुशीनगर से 8 ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है जो प्रलोभन देकर हिंदू युवतियों का धर्मांतरण करते थे। तो एक बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत, जहां कुशीनगर से 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। धर्मांतरण मामले में यूपी पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। प्रलोभन देकर हिंदू युवतियों का कराया जाता था धर्मांतरण। आपको बताएं कि पुलिस ने कुशीनगर से 8 ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो प्रलोभन देकर हिंदू युवतियों का धर्मांतरण कराते थे। तो पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। एक युवती का धर्म परिवर्तन कराकर उसका अपहरण कर लिया गया। धर्मांतरण मामले में यूपी पुलिस ने कार्रवाई की है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की, जिसमें कुशीनगर से 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। अवैध रूप से धर्मांतरण में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश भी जारी है। पुलिस अन्य आरोपियों की भी तलाश कर रही है। आरोपी प्रेम जाल में फंसाकर हिंदू युवतियों को फंसाते थे और उसके बाद धर्मांतरण करते थे, अलग अलग तरह के प्रलोभन देकर। आरोपी पीड़िता का अश्लील वीडियो बनाकर परिजनों को ब्लैकमेल भी करने का काम करते थे। और भी ताज़ा अपडेट के साथ हमारे सहयोगी संवाददाता लखनऊ से विकास सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, कुशीनगर से 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बड़ी कामयाबी यूपी पुलिस को मिली है, क्या कुछ अपडेट देंगे इस पर आप? जी बिल्कुल, इसे और बड़ी कामयाबी कहा जाएगा। कुशीनगर से जो ये 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं, बाकायदा पूछताछ में इस बात का खुलासा हुआ है कि ये लोग प्रलोभन देकर तमाम सारी युवतियों को धर्मांतरण के लिए मजबूर करते थे। और खास तौर से जो 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, इनमें से 2 महिलाएं भी हैं। ये बता रहा है ये गिरोह किस तरीके से संगठित रूप में काम करता था और तमाम जो गरीब कमजोर तबके के लोग होते हैं उनका किस तरीके से ब्रेन वॉश किया जाता था। ये जो महिलाएं हैं ये ब्रेन वॉश करती थी, तमाम सारे प्रलोभन देती थी। और इसके साथ साथ तमाम जो गैंग से जुड़े लोग हैं वो तमाम सारे लोग फर्जी दस्तावेज तैयार करते थे। इस लड़की का भी फर्जी दस्तावेज बनाकर इसका नाम बदला गया और नाम बदल के ये रह रही थी। जब पीड़ित के परिवार की तरफ से उसके पिता ने FIR दर्ज कराई और मामले में पुलिस ने तहकीकात की, उसके बाद जब कार्रवाई की है तो तमाम सारे बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं। इस गिरोह से जुड़े 8 लोगों की तो गिरफ्तारी हुई है, लेकिन तमाम सारे अभी ऐसे लोग हैं जो इस गिरोह से जुड़े हैं, कहीं ना कहीं मददगार हैं और इस पूरे प्रकरण में अवैध धर्मांतरण मामले में संगठित रूप से काम कर रहे हैं। ये अवैध धर्मांतरण सिर्फ यही एक मामला नहीं, इससे पहले हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से संगठित रूप से काम हो रहे हैं, चाहे वो छांगुर गिरोह का मामला हो, चाहे वो आगरा में घटित घटना हो, जिनमें से अब तक 14 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है, जो तकरीबन
6 राज्यों से लोगों को गिरफ्तार किया गया था। ये छांगुर मामले में कल पुलिस ने, प्रशासन ने वहां पर कार्रवाई की बलरामपुर में। उसके भतीजे ने अवैध रूप से जमीन पर, सरकारी जमीन पर कब्जा कर एक घर बनवाया था, जिसको नस्तानाबूद कर दिया गया, जहां बुलडोजर की कार्रवाई की गई। और वहीं आज कुशीनगर पुलिस ये कार्रवाई करती है और एक बड़ा खुलासा करती है, जिसमें 8 लोगों की गिरफ्तारी होती है, जिनमें 2 महिलाएं हैं। और अब तमाम सारे लोग जो इस गिरोह से जुड़े हुए हैं, जो इनको पोषण देते हैं, इनके काम करते हैं, ये गिरोह में तमाम सारे लोगों के अलग अलग काम डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं। ये इतनी संगठित रूप से काम करता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ब्रेन वॉश करते हैं, प्रलोभन देते हैं, नौकरी का लालच देते हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बाहर से फंडिंग आ रही है, वो कैसे आएगी, फिर उस फंडिंग का किस तरीके से प्रयोग किया जाएगा। बिल्कुल विकास, आपने फंडिंग का यहाँ पर जिक्र किया, तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि क्या ये जो तार हैं आरोपियों के जुड़े हुए, या ये किस सिर्फ देश से ही जुड़े हुए हैं, या फिर विदेश से भी इस अवैध धर्मांतरण के लिए किसी तरह की कोई फंडिंग होती है? देखिए, इस मामले में अभी पुलिस ने जो खुलासा किया है, तमाम सारी सामग्रियां बरामद हुई हैं और इसके पीछे तमाम सारे और जो लोग हैं इस गिरोह से जुड़े हुए, उनकी तहकीकात चल रही है। पुलिस अधीक्षक संजय मिश्रा ने बाकायदा उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग करके बताया कि इस मामले की अभी तहकीकात होगी, इस गिरोह से जुड़े तमाम लोगों की और पूछताछ के बाद उनकी धरपकड़ की जाएगी। लेकिन अगर विदेशी फंडिंग की बात हो तो वो तो छांगुर मामले में भी खुलकर सामने आ गया है, और साथ साथ जो आगरा में मामला हुआ था वहां पर भी बात खुलकर सामने आ गई थी कि कहीं ना कहीं इसमें कनाडा, अमेरिका, दुबई समेत तमाम कई देशों से फंडिंग होती है। और इस मामले पर, छांगुर मामले में तो 40 खातों से 100 करोड़ के लेन देन की बात भी सामने आई थी। ईडी भी इस मामले पर कार्रवाई कर रही है। ईडी ने 15 जगहों पर छापेमारी की थी और तमाम सारी बड़ी कार्रवाइयां चल रही हैं। लेकिन सिलसिलेवार जगह उत्तर प्रदेश भर में, खासतौर से अगर बात करें इस तराई बेल्ट का इलाके में, जो बॉर्डर इलाका है, चाहे वो कुशीनगर की बात कहते हैं या बलरामपुर की बात कहते हैं, इन तमाम सारी जगहों पर, ये नेपाल बॉर्डर से बहुत करीब का इलाका है और इन सारी जगहों पर एक संगठित रूप से काम चल रहा था। कहीं ना कहीं इसके पीछे तमाम सारे बड़े लोग हैं और खासतौर से इसके पीछे कुछ पुराने अधिकारियों के भी नाम सामने आए थे। अब उन पर भी तलवार लटकी है, उन पर जांच की जा रही है। एटीएस और एसटीएफ दोनों कार्रवाई कर रही है इस पे, और पूछताछ के लिए छांगुर को 7 दिन की पूछताछ के लिए न्यायालय से लिया गया था रिमांड पर। उसके बाद आगरा में पकड़े गए जो 11 लोग अभियुक्त थे, उनसे भी पुलिस जो है रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। और ये सारी पूछताछ को जो बड़ी एजेंसियां इसमें जांच कर रही है, खासतौर से एसटीएफ और एटीएस, और साथ साथ केंद्रीय एजेंसियों की मदद ली जा रही है, चूंकि अन्य राज्यों में भी गिरफ्तारियां की गई थी। तो इस पूरे मामले पर एक बड़ा जो है गैंग है और जो फलता फूलता है, जो इसको फंडिंग करता है, कहीं ना कहीं इसके तार विदेश से जुड़े आए हैं। और पुलिस डीजीपी, पुलिस महानिदेशक ने इस बात की जानकारी भी दी थी आगरा में हुए अवैध धर्मांतरण मामले में कि कहीं ना कहीं पीएफआई, एसडीआई के तार इससे जुड़े हुए हैं, और खासतौर से पाकिस्तान से आतंकी संगठनों के भी इसके तार जुड़ने के संकेत मिल रहे हैं। अभी जांच जारी है और तमाम सारी एजेंसियां इसके पीछे लगी हुई हैं। इस बड़े मामले पर लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कह दिया है कि मिशन अस्मिता के तहत किसी भी दोषी को, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। इस तरीके से कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं इस पूरे मामले को कि ये कोई स्थानीय अपराध नहीं है, ये सुनियोजित राष्ट्र विरोधी साजिश इसे कहा जाएगा। बिल्कुल ये समाज के ताने बाने को बिगाड़ने वाला कदम है। विकास, क्या इसको इस तरह से भी देखा जाए कि जिस तरह से लगातार पुलिस उत्तर प्रदेश की कार्रवाई कर रही है और उसके बाद एक के बाद लगातार खुलासे होते जा रहे हैं, जिस तरह से 8 आरोपियों को आज भी हिरासत में लिया गया है। पिछले दिनों हमने देखा कि छांगुर के कहां तार जुड़े हुए हैं, उससे जोड़कर भी इस मामले को देखा गया। इसका जवाब हम आपसे लेंगे विकास, लेकिन उससे पहले हम अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं कुशीनगर के पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्र इस बारे में क्या कुछ कह रहे हैं। इसमें एक ये संगठित गिरोह था जिसमें कि कई लोग शामिल थे। अभी इसमें 8 लोगों की गिरफ्तारी इसमें हुई है, जिसमें कि आशिक अंसारी, इम्तियाज, मोहम्मद साहब, तौफीक अंसारी, जिशान कुमार, मजहर और 2 महिलाएं कैशर जहां और फातिमा, इनकी भी गिरफ्तारी की गई है। जिन पे ये है कि इन्होंने, ये जो लड़की है सुनील वर्मा जी की, इनकी बेटी को बहला फुसलाकर, प्रलोभन देकर उसका धर्म परिवर्तन कराया, उसका नया नाम दे दिया और उसको जो है छुपा के रखे हुए थे। तो इसमें ये 8 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। फर्दर इस पे हमारी टीम में काम कर रही है। जो भी तथ्य इसमें निकल कर आएंगे वो उस पर फर्दर कार्रवाई कराई जाएगी।
तो कुशीनगर के पुलिस अधीक्षक को अभी हम सुन रहे थे विकास, वो साफ तौर पर कह रहे थे कि किस तरह से इन आरोपियों में महिलाएं भी शामिल है। और आपसे हम यही बात कर रहे थे कि जिस तरह से पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, तो क्या ऐसा लग रहा है कि उसी के बाद से लगातार एक के बाद एक आरोपियों के खुलासे होते जा रहे हैं? किस तरह से ये गिरोह काम कर रहा है, उसकी परतें खुलती जा रही हैं। बिल्कुल, इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गंभीर हैं और तभी पुलिस के द्वारा ऑपरेशन अस्मिता चलाया जा रहा है। कहीं न कहीं उन तमाम सारी युवतियों जिनको बहला फुसलाकर, प्रलोभन देकर या डरवा धमकाकर, इस मामले में भी तथ्य सामने आ रहे हैं कि जब इस युवती का धर्मांतरण कराने के लिए पूरी कार्रवाई की गई, उसके बाद उसके कुछ अश्लील वीडियो भी बनाए गए यहाँ तक। तो ये सब लोग उसके बाद ब्लैकमेलिंग करते हैं, उनसे ब्लैकमेलिंग करते हैं, परिवार से ब्लैकमेलिंग करते हैं कि वो कहीं आवाज उठा ना पाए। जब सरकार इस तरीके की कार्रवाई कर रही है, तमाम सारे लोगों में साहस हो रहा है कि जाकर वो पुलिस में अपनी शिकायत दर्ज कराएं और उसके बाद पुलिस कार्रवाई करे। तो इस समय अब लोग जान चुके हैं, जो इस घटना के भोगी हैं, कि इस समय सरकार पूरी तरीके से कार्रवाई कर रही है। मिशन अस्मिता के तहत किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। इसी के मद्देनजर तमाम सारे लोग खुलकर पुलिस के पास जा रहे हैं और अपनी आप बीती बता रहे हैं। उसके बाद लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है। इस पूरे अवैध जो कारोबार चल रहा है, खासतौर से अवैध धर्मांतरण के मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई हो रही है। एटीएफ, एसटीएफ अपना काम कर रही है, तो स्थानीय स्तर पर पुलिस भी कार्रवाई कर रही है और कहीं ना कहीं केंद्रीय एजेंसियों की मदद भी ली जा रही है इसमें। जी, बहुत शुक्रिया विकास, तमाम जानकारी और अपडेट हमसे साझा करने के लिए। और बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। और ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु स्थित गंगईकोंडा चोलमपुरम मंदिर में आदि तिरुवथिरई महोत्सव में हिस्सा लिया। ये महोत्सव महान चोल सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम के जन्मोत्सव के साथ साथ उनके सफल दक्षिण एशिया सैन्य अभियान के 1000 साल पूरा होने पर भी समर्पित है। राजेंद्र चोल प्रथम भारतीय इतिहास के सबसे शक्तिशाली और दूरदर्शी शासकों में से एक थे। उनके नेतृत्व में चोल साम्राज्य ने उत्तर भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में अपना प्रभाव बढ़ाया। इस महोत्सव में ऐतिहासिक गंगईकोंडा चोलपुरम मंदिर का निर्माण शुरू होने का स्मरण भी जुड़ा है। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर एक स्मारक सिक्का भी जारी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मां कावेरी की धरती पर मां गंगा का उत्सव मनाए जाने पर खुशी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि काशी का सांसद होने के नाते उनका मां गंगा के साथ एक आत्मिक जुड़ाव है। यह मंदिर आज भी विश्व का एक आर्किटेक्चरल वंडर है। ये भी चोला साम्राज्य की ही देन है कि मां कावेरी की इस धरती पर मां गंगा का उत्सव मनाया जा रहा है। मुझे बहुत खुशी है कि आज उस ऐतिहासिक प्रसंग की स्मृति में एक बार फिर गंगा जल को काशी से यहां लाया गया है। अभी यहां मैं जब पूजा पाठ करने के लिए गया था, विधि पूर्वक अनुष्ठान संपन्न किया गया है। गंगा जल से अभिषेक किया गया है और मैं तो काशी का जनप्रतिनिधि हूं और मेरा मां गंगा से एक आत्मीय जुड़ाव है। चोला राजाओं के ये कार्य, उनसे जुड़े ये आयोजन, ये एक भारत श्रेष्ठ भारत के महायज्ञ को नई ऊर्जा, नई शक्ति और नई गति देते हैं।
केंद्र सरकार के प्रयासों से जहां झारखंड में नक्सलवाद अब खात्मे की ओर है, वहीं भटके लोग भी मुख्य धारा से जुड़कर देश के विकास में योगदान दे रहे हैं। गुमला के ओम प्रकाश साहू ने मछली पालन पर नीली क्रांति को नया आयाम दिया है, जिसकी चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में की। देश के आकांक्षी जिलों में केंद्र सरकार के प्रयासों से बदलाव की बयार बह रही है। कई नक्सल प्रभावित इलाकों में अब गोलियों की थर्राहट की जगह विकास की गूंज है। गुमला जिले के बसिया प्रखंड का कुम्हारी गांव, जो कभी नक्सलियों के काले साए में था, वहीं अब नीली क्रांति का पर्याय बन रहा है। लाल आतंक की राह पर चल चुके ओम प्रकाश साहू अब मुख्य धारा में लौटकर मछली पालन और रोजगार को क्षेत्र में नया आयाम दे रहे हैं। खास तौर पर पीएलएफआई रहा, उसका भी सहयोग किए शुरू में, लेकिन देखे कि भाई ये लोग समाज के लिए घून है, घून। अब मछली पालन कर रहे हैं, बढ़िया कमाई कर रहा है, बाल बच्चा भी ठीक से है, पढ़ाई लिखाई भी कर रहा है और शांतिपूर्वक जिंदगी जी रहे हैं। ओम प्रकाश साहू के एक नक्सली से सफल मछली पालक बनने में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना एक बड़ा किरदार बना। ओम प्रकाश साहू की शुरुआत आसान नहीं थी, विरोध हुआ, धमकियां मिली, लेकिन उनका हौसला नहीं टूटा। प्रधानमंत्री ने आज जब मन की बात में इसका जिक्र किया तो उनके हौसले को और नई ताकत मिली है। जब प्रधानमंत्री जी हमारे नाम लिए, हम तो रास्ते में ही थे, पता नहीं था हमको, लेकिन दोस्त लोग फ़ोन करके बोले कि प्रधानमंत्री जी मन की बात में आपकी नाम ले रहे हैं इस काम के लिए, तो मन में बहुत बड़ी खुशी हुई। साथ साथ मेरे जितने दोस्त लोग हैं सबको खुशी हो रही है। ओम प्रकाश की प्रेरणा से इलाके में सैकड़ों लोगों का भी मछली पालन की ओर रुझान बढ़ा है। कभी उग्रवाद के कारण युवा शिक्षिका ज्योति लकड़ा को नौकरी छोड़नी पड़ी थी, उन्हें भी ओम प्रकाश साहू ने नई राह दिखाई है। मत्स्य पालन को अपनाकर उन्होंने अपनी आय बढ़ाई और अब वो उसी की बदौलत अपना स्कूल भी चला रही हैं। केंद्र प्रायोजित योजनाओं से कभी नक्सलियों के गढ़ रहे इलाकों में भी विकास की गति तेज हो गई है। आकांक्षी जिला कार्यक्रमों का भी इसमें खासा असर पड़ा है, जिससे स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार मिल रहे हैं और वो विभिन्न योजनाओं से जुड़कर विकास की नई गाथा लिख रहे हैं। पीएम की मन की बात से गुमनाम नायकों को राष्ट्रीय फलक पर अलग पहचान मिल रही है। गुमला के ओम प्रकाश साहू ऐसे ही एक कर्मयोगी है जो पहले बंदूक थामे थे और अब मछली का जाल थाम रहे हैं। यह सिर्फ हालात का बदलना नहीं है, बल्कि एक नई सोच की शुरुआत है, जिसे ओम प्रकाश साहू ने हकीकत में बदलकर इलाके में बदलाव की कहानी लिखी है। डीडी न्यूज के लिए नरेश और सौरभ के साथ मैं दिवाकर कुमार। ऑपरेशन सिंदूर पर कल से लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा होगी। विपक्ष के रवैये को लेकर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि संसद सत्र की शुरुआत से ही सरकार इसके लिए तैयार थी, लेकिन विपक्ष केवल खबरों में बने रहने के लिए बेवजह हंगामा करता रहा। जो जनप्रतिनिधि चुन के जनता भेजती है संसद में, चर्चा के लिए भेजती है। आप चर्चा करो, हम कभी चर्चा से नहीं भागे, कभी भी नहीं। चाहे पिछले सत्र में देखो, ये कुछ ना कुछ मुद्दा ढूंढकर खबरों में बदलना चाहते हैं, लेकिन अब पिछला एक हफ्ता पूरा वॉकआउट में बदल गया। अब आप जनता इसीलिए चुन के भेजती है क्या? प्रश्नकाल जो बहुत महत्वपूर्ण होता है उसको भी बाधित करते हैं। 0 आवर 377 किसी चर्चा में भाग नहीं लेते। लेकिन आप देखो, कल से चर्चा सिंदूर के ऊपर प्रारंभ होगी, कल देखते हैं क्या होता है। वडोदरा स्थित गतिशक्ति विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह का रविवार को आयोजन किया गया, जिसमें 194 छात्रों को डिग्रियां प्रदान की गईं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वर्चुअल माध्यम से मुख्य अतिथि के रूप में समारोह में भाग लिया और छात्रों को शुभकामनाएं भी दी। रेल, सूचना एवं प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में समारोह की अध्यक्षता की और छात्रों को बधाई दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के विजन पर प्रकाश डालते हुए युवाओं को राष्ट्र निर्माण में भागीदारी का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि लॉजिस्टिक्स हर क्षेत्र की रीढ़ है और गति शक्ति विश्वविद्यालय इस दिशा में उत्कृष्ट कार्य कर रहा है। भारत जैसे देश की इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए जिन सेक्टर्स की बड़ी भूमिका है, उनमें लॉजिस्टिक्स एक मेन पिलर है। लॉजिस्टिक्स ही वह प्रोसेस है जो प्री प्रोडक्शन से कंजम्पशन तक और हर स्टेप को आपस में जोड़ती है। साथियों, आज देश में यदि कोई प्रोडक्ट नॉर्थ ईस्ट में तैयार होता है
और वो समय पर दिल्ली या मुंबई के बाजार तक पहुंचता है तो यह लॉजिस्टिक्स सिस्टम की एफिशिएंसी का ही एक प्रमाण है। रक्षा मंत्री ने देश की जीडीपी में भी लॉजिस्टिक्स की भूमिका को रेखांकित किया। भारत की जीडीपी में लॉजिस्टिक्स का कंट्रीब्यूशन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, कृषि के क्षेत्र में भी इसकी बहुत ही अहम भूमिका है। समय पर बीज और खाद पहुंचाना हो या अपनी उपज को मंडी तक सुरक्षित ले जाना हो, यह सब लॉजिस्टिक्स के माध्यम से ही संभव है। कि आज के युग में यदि हमें ग्लोबल कंपटीशन में टिके रहना है तो लॉजिस्टिक्स उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। वहीं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विकसित भारत के सपने को साकार करने में इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स की भूमिका को रेखांकित किया और कहा कि गतिशक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना बहुत ही दूरदर्शी सोच के साथ की गई थी। उन्होंने विश्वविद्यालय की उपलब्धियों की सराहना करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय को बहुत ही कम समय में विश्व आर्थिक मंच द्वारा सम्मानित किया गया है। भारत को विकसित भारत बनाने का जो संकल्प पूरे देश ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लिया है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल रहेगा। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही एक दूरदर्शी, बहुत ही बड़े विजन के साथ गति शक्ति विश्वविद्यालय को स्थापित किया। यहाँ पर छात्रों को रियल लाइफ में जो यूज होने वाली नॉलेज है, यानी अप्लाइड नॉलेज, वो ग्रहण करने का एक बहुत अच्छा मौका मिल रहा है। विश्वविद्यालय इतने कम समय में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से भी सम्मानित हुआ है। आज निर्णय लिया गया है कि अब मैरीन सेक्टर यानी शिपिंग और पोर्ट, इसको भी गतिशक्ति विश्वविद्यालय के साथ जोड़ेंगे। वहीं समारोह के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गतिशक्ति विश्वविद्यालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में अधिकारियों के साथ बैठक भी की। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। वाह यार, क्या सही हुआ। मेरा भी मन करता है कुछ करने का। मन करता है तो करो। घर की चीजों से टाइम ही नहीं मिलता और मुझे सिर्फ 10वीं पास। आप LIC की बीमा सखी योजना के साथ जुड़ सकती हो। मैं LIC एजेंट बन सकती हूँ। पूरी ट्रेनिंग भी मिलेगी, मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा। स्टाइपेंड भी? ऊपर से कमीशन अलग। LIC बीमा सखी योजना से जुड़ने के लिए अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। LIC बीमा सखी योजना, अपनी शुरुआत अपने हिसाब से। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद से मुक्ति के लिए भारत सरकार और शासन नक्सल मुक्त बस्तर और नक्सल मुक्त भारत अभियान चला रही है। बस्तर IG P सुंदरराज ने बताया कि इस अभियान के तहत 26 जुलाई की शाम बीजापुर के बासागुड़ा गंगलूर सीमा क्षेत्र में सूचना के आधार पर गठित सुरक्षा बलों की टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाया। अभियान के दौरान मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 महिला माओवादियों समेत 4 वर्दीधारी माओवादी मारे गए। घटनास्थल से भारी मात्रा में हथियार, विस्फोटक और कारतूस भी बरामद किए गए हैं। छत्तीसगढ़ शासन एवं भारत सरकार की नक्सल मुक्त बस्तर, नक्सल मुक्त भारत लक्ष्य के तहत बस्तर संभाग के अंतर्गत DRG, STF, बस्तर फाइटर्स, कोबरा, CRPF, BSF, ITBP, SSB, CF एवं तमाम सुरक्षा बल द्वारा लगातार माओवादियों के विरुद्ध में प्रभावी अभियान संचालित की जा रही है। इस सिलसिला में दिनांक 26 जुलाई को जिला बीजापुर के थाना बासागुड़ा एवं गंगलूर के सरहदी इलाका में प्रतिबंधित एवं गैरकानूनी CPO माओवादी संगठन के कैडर्स की उपस्थिति के आसूचना के आधार पर बीजापुर DRG एवं अन्य सुरक्षा बल की संयुक्त टीम अभियान के लिए रवाना हुई। अभियान के दौरान दिनांक 26 जुलाई के दोपहर से लेकर अनेक बार माओवादी एवं सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के उपरांत इलाका का सर्चिंग के दौरान 2 महिला माओवादी सहित कुल 4 वर्दीधारी माओवादियों का डेड बॉडी सुरक्षा बल द्वारा बरामद की गई। मुठभेड़ स्थल से
इंसास SLR 303 एवं अन्य हथियार भी बरामद हुई। और समाचार में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।